नगरीय भूगोल की परिभाषा, अर्थ और विषय क्षेत्र के बारे में हम लोगों ने पूर्व व्याख्यानों में अध्ययन किया। एमए फाइनल के विद्यार्थियों के लिए नगरीय भूगोल में का अध्ययन किया जाता है, विषय है नगरीय भूगोल। उसमें एक अवधारणा के विषय में काफ़ी चर्चा होती है, वो है नगरीय अवधारणा या नगरीय अर्बन कॉन्सेप्ट। हम देखते हैं कि मानव धरातल पर निवास करता है, उसकी 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती है: रोटी, कपड़ा और मकान। मकान जो एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, वह मानव उन मकानों का, चाहे कच्चे मकान, झोंपड़ी, पक्के मकान बनाता है। और मकानों का जो समूह होता है, उस मकानों के समूह को बस्ती का नाम दिया जाता है। बस्ती कहा जाता है। मानव प्राचीन काल में गुफाओं में अपने आशियाने के रूप में इस्तेमाल करता था। जो जो मानव विकसित हुआ, उसने मकान, घर, झोंपड़ी का निर्माण किया। और उन मकानों पर धीरे धीरे जब मानव ने स्थायी आवासों का निर्माण किया, तो वो समूह में रहने लगा। और समूह में रहते हुए उसने जो है बस्ती का निर्माण किया। बस्ती को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला जो है बस्ती का जो स्वरूप है, जिसे हम ग्राम की परिभाषा में लिखते हैं। दूसरा जो है जिसे नगर कहा जाता है। बस्ती भूगोल या बस्ती के अंतर्गत जो है ग्राम और नगर 2 बस्तियां दिखाई देती है। ग्राम और नगर में जो मूलभूत अंतर है, वह उसके कार्यों को लेकर। ग्रामीण बस्ती में जो है कृषि एवं उससे जो संबंधित कार्य है, उन कार्यों का विशेष जमावड़ा होता है। ग्राम की जो परिभाषा है, उसमें ये शब्द है कि कृषि और उससे संबंधित कार्यों को करने वाली जो बस्ती है, उसे ग्राम की संज्ञा दी गई है। और कृषि के अलावा जो कार्य करने वाली जो बस्ती है, उसे नगर कहा गया है। कृषि के अतिरिक्त कार्य, व्यापार, परिवहन, उद्योग तथा अन्य सेवाएं, जिनमें कृषि से संबंधित कार्य नहीं होते, उन सभी कार्यों को जो है नगर के द्वारा किया जाता है। तो अतः ये कहा जाता है कि वह बस्ती जो अप्राथमिक कार्यों या कृषि से अलग हटके जो कार्य करती है, व्यापार, वाणिज्य, परिवहन, शिक्षा, चिकित्सा, अन्य जो सेवाएं उपलब्ध कराती है, उसे नगर कहा गया है नगरीय भूगोलविदों के द्वारा। नगरीय अवधारणा के अंतर्गत जो अर्बन शब्द आया है, उस अर्बन शब्द का यूनानी भाषा के अरबस शब्द से जन्म हुआ है। इस अरबस का जो शब्द है वो ओर्बिस से लिया गया है, ओर्बिस से जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ होता है वृत्त। और उस ओर्बिस से अरबस और अरबस से अर्बन शब्द का उदय हुआ है, जो नगरीय भूगोल में नगरीय अवधारणा का मूल कारक है। नगर शब्द एक संकल्पना के रूप में हमारे सामने उभर के आया। नगरीय अवधारणा या कॉन्सेप्ट संसार के अलग अलग देशों में नगर शब्द को अलग अलग रूप में लिया गया है। इंग्लैंड में सिटी के नाम से पुकारा जाता है, और साथ ही टाउन के नाम से भी पुकारा जाता है। नगरों को सिटी एवं टाउन कहा गया है। सिटी जो शब्द है
वो लैटिन भाषा के सिविटास शब्द से निकल के आया है। और सिविटास से जो है सिविलाइजेशन, सभ्यता, नागरिक सभ्यता की ओर इशारा करता है। जर्मनी में इसे स्टडेड, स्वीडन में स्टडेन, फ्रांस में विले, जर्मनी में बर्ग, अलग अलग नामों से जो है नगरों को पुकारा जाता है। नगर की जो संकल्पना है, नगर से तात्पर्य है अप्राथमिक कार्यों को करने वाली जो बस्ती है वो नगर कहलाती है। लेकिन विश्व में नगर को जो है अलग अलग रूपों में देखा जाता है। विदेशी एवं भारतीय मत के अनुसार नगर जो है को कई आधारों पर विभक्त किया गया। नगर की जो है परिभाषा दी गई है, उनमें हम लोग जनसंख्या के आधार पर नगर की जो परिभाषा है उसको देखें कि जनसंख्या के आधार पर नगरों को कितने वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। विश्व में नगरों को या नगर की परिभाषा या किस बस्ती को नगर कहा जाए, इसके लिए विश्व के विदेशी एवं भारतीय विद्वानों ने जनसंख्या के आधार पर मानवीय बस्ती को नगर की श्रेणी में लिया गया है। विश्व में हम दृष्टिपात करें तो अलग अलग देशों में जनसंख्या का जो मानक है नगर, किसी बस्ती को नगर की श्रेणी में लेने का, वो अलग अलग है। सबसे पहले डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड की हम बात करें तो इन देशों में उस बस्ती को नगर कहा जाता है जहां अधिकतम जनसंख्या 250 व्यक्ति हैं। जहां की जनसंख्या 250 से अधिक है उस बस्ती को नगर की श्रेणी में लिया जाता है। आयरलैंड में 300 से अधिक व्यक्तियों के निवास करने वाली बस्ती को नगर कहा जाता है। इसी तरह से स्कॉटलैंड, वेनेजुएला, कनाडा में जो है 1000 से अधिक जनसंख्या वाली बस्ती को नगर की श्रेणी में लिया जाता है, उसे नगर कहा जाता है। जर्मनी, चीन, स्लोवाक, फ्रांस, पुर्तगाल, अर्जेंटीना आदि देशों में जो है उस बस्ती को नगर की श्रेणी में लिया जाता है जिसकी जनसंख्या 2000 से अधिक होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विश्व में जो है जनसंख्या के आधार पर अलग अलग देशों में अलग अलग जो बस्ती है वो नगर की श्रेणी में आती है। जहाँ डेनमार्क, स्वीडन में 250 व्यक्ति वाली बस्ती ही नगर की श्रेणी में आती है। तो कनाडा और पुर्तगाल इनमें जो है कनाडा, स्कॉटलैंड में 1000 जनसंख्या, जर्मनी, फ्रांस, पुर्तगाल, अर्जेंटीना में जो है 2000 से अधिक जनसंख्या वाली बस्ती को नगरीय श्रेणी में लिया जाता है। जनसंख्या के आधार पर, आकार के आधार पर नगर किस बस्ती को कहा जाए, इसके लिए विश्व में अलग अलग देशों में अलग अलग जनसंख्या का आधार लिया गया है। हमने पूर्व में देखा कि आयरलैंड में 300, स्वीडन और फिनलैंड में 250 लोग जहां निवास करते हैं उसे ही नगरीय बस्ती कहा गया। इसी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका, स्पेन, यूनान, थाईलैंड में जिस बस्ती में 2500 से अधिक लोग निवास करते हैं, कम से कम 2500 जनसंख्या की जो बस्ती होती है उसे नगर की श्रेणी में लिए गया, उसे नगर कहा गया। हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे अलग अलग देशों में जो है जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है। गाना, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया में 5000 की जनसंख्या वाली बस्ती को जो है नगर कहा गया है। स्विट्जरलैंड और मलेशिया में जो है 10,000 से अधिक, न्यूनतम 10,000 जनसंख्या जिसकी हो उस बस्ती को नगर कहा गया है। रूस में 12,000 व्यक्तियों को, जापान में 30,000 और नीदरलैंड में 20,000 की जनसंख्या रखने वाली बस्ती को नगर की श्रेणी में लिया जाता है। तो हम देखते हैं कि विश्व में जो है
नगर किसे कहा जाए, इसके लिए उन्होंने जनसंख्या को आधार माना और जनसंख्या के आकार के आधार पर उन्होंने जो है जिस बस्ती में उस देश में न्यूनतम जनसंख्या को जितना आधार माना उसे नगरीय श्रेणी में लिया गया। ये जो है अलग अलग देशों में नगर किसे कहा जाए उसके लिए जनसंख्या का अलग अलग आधार है। कुछ जगह 250 है तो कहीं जो है 30,000 व्यक्ति निवास करते हैं, उसे जो है नगर माना गया है। इसके अलावा जनसंख्या के अतिरिक्त नगर में जो है कुछ अन्य विशेषताएं भी होनी चाहिए, उस आधार पर भी हम जो है नगर उस बस्ती को नगर कह सकते हैं। इस पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं। नगरों के निर्धारण में या कोई बस्ती नगर है या नहीं है, इसके निर्धारण में हमने देखा कि जनसंख्या के आधार पर नगर अलग अलग देशों में अलग अलग बस्ती को नगर कहा गया है। इसी तरह से कुछ देशों में जो है जनसंख्या के साथ साथ अन्य विशेषताओं पर भी जोर दिया गया है। उन्होंने उस बस्ती की कार्यिक संरचना, बस्ती की जनसंख्या का घनत्व, जन सुविधाओं, नगरीय सेवाओं की अधिकता और प्रशासनिक कार्यों का विश्लेषण भी किया। यदि नगरीय जनसंख्या नगर जो है जनसंख्या के साथ साथ कृषि के अलावा अन्य कार्य करता है या अप्राथमिक कार्य करता है, उसका जनघनत्व अधिक है, उसमें जन सुविधाओं की बहुत अधिकता है, नगरीय सेवाएं जिन्हें व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, शिक्षा, चिकित्सा आदि जो सेवाएं हैं उन सेवाओं को नगरीय सेवाएं कहा गया है, उनकी अधिकता है, साथ ही प्रशासन का केंद्र है तो उसे जो है नगर की श्रेणी में लिया गया है। हम देख रहे हैं कि 2 उदाहरण दिए हुए हैं। चिली में जो देश है दक्षिण अमेरिका का, उसमें सार्वजनिक कार्य करने वाली या जहाँ म्युनिसिपल सेवाएं हैं उनको करने वाली जो बस्ती है, जहाँ नगरीय निकाय है, उन बस्तियों को नगर की श्रेणी में लिया गया। अन्यथा जनसंख्या अधिक है फिर भी उसको नगर की श्रेणी में नहीं लिया गया। ब्राजील, बोलिविया, इक्वाडोर, कोस्टा रिका जो दक्षिण अमेरिका के जो देश महाद्वीप के देश हैं, वहाँ जनसंख्या के साथ साथ उस बस्ती को नगर कहा गया है जिसमें प्रशासकीय कार्य किए जाते हैं या प्रशासनिक कार्यों का केंद्र है, उसी बस्ती को नगर की श्रेणी में लिया गया है। भारत में भी अलग अलग जनगणनाओं में अलग अलग आधार पर नगर की परिभाषा ही है। 1961 की जनगणना के आधार पर भारत में बस्ती उस बस्ती को नगर कहा गया है जहां जिस बस्ती की जनसंख्या कम से कम 5,000 है और उस बस्ती के 75% से अधिक व्यक्ति कृषि कार्यों के अलावा जो है कृषि से हटकर कार्य करते हैं। भारत में नगर की परिभाषा उन्नीस की जनगणना के आधार पर वह बस्ती जिसकी जनसंख्या 5,000 से अधिक है, दूसरा 75% जनसंख्या अप्राथमिक कार्यों में संलग्न है, तीसरा आधार है नगरीय निकाय, जैसे छावनी बोर्ड, नगर पालिका,
कैंटोनमेंट बोर्ड आदि नगरीय जो नगरीय दर्जा प्राप्त राज्य सरकार के द्वारा बस्ती होती है उसे जो है नगर की परिभाषा में लिया जाता है। नगर को हमने देखा है कि उसके कार्य एवं जनसंख्या के आधार पर कौन सी बस्ती को नगर की श्रेणी में लिया जाए या नहीं लिया जाए, इसके बारे में हमने चर्चा की। विश्व के अनेक भूगोलवेताओं ने नगर के बारे में अपने अपने विचार रखे। जर्मन भूगोलवेता वॉन रिस्टोफेन ने भी नगर की परिभाषा हमें दी है। नगरीय भूगोल में नगर के अंतर्गत एक ऐसा सुव्यवस्थित वर्ग निहित है जहां का मुख्य धंधा वाणिज्य एवं उद्योग से संबंधित होता है। ये धंधे कृषि कार्यों से सर्वथा भिन्न होते हैं। वॉन रिस्टोफेन ने बताया कि वह बस्ती जिसका मुख्य व्यवसाय या धंधा वाणिज्य उद्योग हो तथा कृषि से सर्वथा भिन्न जो कार्य नगरीय जो बस्ती करती है उसे वॉन रिस्टोफेन ने नगर माना। इसी तरह से वेगनर ने बताया कि नगर जो है व्यापारिक क्रियाओं के केंद्र होते हैं, यानी वह बस्ती जिसमें व्यापारिक क्रियाओं का केंद्रण हो जाता है वेगनर के अनुसार नगरीय बस्ती है। विडाल डी ब्लास के शब्द पर हम चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने भी नगर के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने नगर को एक ऐसा सामाजिक संगठन बताया। नगर एक सामाजिक संगठन वाला व्यापक क्षेत्र होता है। विडाल डी ब्लास के अनुसार यह बस्ती उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती है जिस तक कुछ नहीं पहुंच पाए और संभवतः कुछ नहीं पहुंच भी सकेंगे। विडाल डी ब्लास का मानना है कि नगरों के अंतर्गत जो सुविधाएं हैं इतनी अधिक ऊंची होती है कि कुछ व्यक्ति उनको प्राप्त कर पाते हैं, जबकि कुछ लोग जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। सामान्य शब्दों में हम यदि कहें तो नगर वह बस्ती या जमघट है जहाँ के लोगों का जीवन प्राथमिक कार्यों के अलावा कार्यों पर निर्भर होता है। अप्राथमिक कार्यों के लिए नगर का निर्माण होता है और प्राथमिक कार्यों के लिए जो है वह नगर अपने आसपास के भूभाग से संबंधित होता है। ये नगर की अवधारणा कुछ परिभाषाओं पर हमने चर्चा की है। आगे के व्याख्यान में शेष भाग पर हम चर्चा करेंगे।